Hello dear students, today binomial distribution exercise 8.1. This binomial distribution for standard 12th. You have completed, continue till question number 7. Now see question number 8 today. Your first question, today's first question, but serially it is question number 8. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1 upon 100. Find the probability that he will win a prize first at least once, second exactly once, and third at least twice. So dear student, it is a question which you have to solve. Your question is here: a person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1 upon 100. This is 1 upon 100. Find the probability that he will win a prize if what? Conditions here. First one, second and third, here it is given. So first, we have to find the values of N, P and Q. तो चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पर कि नो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फार्मूला हमारा जो है वो, जैसे अभी हम किसी डाई को ट्वाइस थ्राइस थ्रो करते हैं, तो नॉर्मल फार्मूले से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा नंबर ऑफ थ्रोज बहुत ज़्यादा है, n टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 50 टाइम्स, तब हमें ये बर्नौली ट्रायल्स या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले जो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं, ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा और इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, सभी स्टूडेंट आराम से किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, इसका सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, लेकिन उसके भी पहले वैल्यूज ऑफ पी, क्यू एंड एन ये कंफर्म कर लेना है फ्रॉम द क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर विनिंग का चांस कितना है, 1 upon 100। तो हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग चांसेस, देयरफॉर पी इक्वल टू 1 upon 100। तो नॉट विनिंग का यहाँ पर चांसेस क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 1 upon 100, दैट इज 99 upon 100। तो वैल्यू ऑफ पी 1 upon 100, वैल्यू ऑफ क्यू मिल गई 99 upon 100। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन के लिए हमें ढूंढना होगा कि नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स। तो नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स जो कि हमारा इक्वेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, देख सकते हो 50 है। तो वी शुड राइट एन इक्वल टू 50 हियर, इट इज एन एंड हियर इट इज 50। तो n इक्वल टू 50 हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सब क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 8 के सब क्वेश्चन का यूज करेंगे। और सब क्वेश्चन यूज करने की भी जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन है उसका कि हम लोग यहाँ पर सब क्वेश्चन यूज करते हैं। तो सब क्वेश्चन यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ही टर्म यूज करेंगे जो कि है x। तो ये फर्स्ट है एटलीस्ट वंस, मीन्स विनिंग चांसेस यहाँ पर दे दिया एटलीस्ट वंस। तो p ऑफ एटलीस्ट वंस दैट इज p ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। लेकिन ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू कंटिन्यूअस लिखें तो x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 50। कितना हो जाएगा, 50 तक। तो यहाँ पर लेकिन जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1, तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, राइट। तो फ्रॉम 1 to 50, p of 1, p of 2, p of 3, p of 4, p of 5 up to p of 50। तो अगर हम लोग x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 ये सभी वैल्यूज यूज करके सॉल्व करते हैं, तो वी शुड सॉल्व 50 कैलकुलेशंस। हाउ मेनी कैलकुलेशंस, 50, by using the formula ncx into p raised to x into q raised to n minus x। p of x equal to x, this is equal। तो इस फार्मूले को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग इसको 50
टाइम्स कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर के 50 तक, और फिर सबका एडिशन मीन सबको प्लस करोगे, सबको टोटल करोगे, जो आएगा दैट वन विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब यहां पर ये बात आती है कि हम लोग 50 कैलकुलेशन इतना लंबा कैसे करेंगे और कितना लिखेंगे, उसका एक ही स्टेप 50 वैल्यूज के लिए। समझो कि अगर हमें 50 वैल्यूज, अगर एन फार्मूला लिखना है एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स 50 टाइम्स, तो शायद 1 और मोर देन 1 पेज लिखना पड़ेगा, और तब जाकर के हमारा कहीं एक स्टेप कंप्लीट होगा, ओनली 1 सेंटेंस। फिर उसी को रिपीट करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए उसको सॉल्व करोगे, वो फार्मूले के वैल्यूज एनसीआर फार्मूले से। फिर इसके बाद हम लोग एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएंगे 50 टर्म्स उनको हम लोग टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद फिर हमारा कहीं आंसर जाकर के निकलेगा। तो इतना कौन करने बैठेगा, इतना तो सुन करके ही बच्चों की हालत खराब हो जाएगी, बोलेंगे इतना कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन कौन करेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, अगर ऐसा इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है तो भाई हमें कुछ तो युक्ति लगानी पड़ेगी, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, यूज मेमोरी पावर। तो मेमोरी पावर ये कहती है कि पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो एक ही कैलकुलेशन, ओनली वन कैलकुलेशन से हमारा काम यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, ओनली वन कैलकुलेशन, और वही कैलकुलेशन में यहाँ बता देगा कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है। तो आइए अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1, और एक्स इज लेस देन 1 हमारे जो यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज बताया कि एक्स के कितने वैल्यूज हैं टोटल फ्रॉम 0 टू 50, तो वैल्यूज हो जाएंगे 51। ठीक है, लेकिन उसमें से 1 टू 50 हमारे जो क्वेश्चन में आ रहा है, तो एक वैल्यू ऐसा 0 जो नहीं आता, तो हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया कि एक्स इज लेस देन 1, अगर हम लोग 1 माइनस कर देते हैं तो वही आंसर आएगा जो हम यहाँ 50 कैलकुलेशंस करके यूज करेंगे। आई बात समझ में? अगर नहीं आई तो धीरे से अपने मोबाइल के कमेंट बॉक्स में जाइए और हमारे चैनल पर कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमको क्या प्रॉब्लम है, हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट टेक एनी टेंशन। तो आइए फिर यहाँ पर 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1 के लिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जो कि एक ही वैल्यू है। फॉर एक्स इक्वल टू 0 यूजिंग फार्मूला हियर, तो वी गेट हियर इट इज इक्वल टू 1 माइनस 50 C0। देखो n की वैल्यू 50, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर n C x, और x है 0, तो n दैट इज 50, C एज इट इज x 0, p 1 अपॉन 100 रेज टू x दैट इज 0, इंटू q 99 अपॉन 100 जो कि वैल्यू यहाँ पर है 50 माइनस 0, इसका पावर हो गया 50 माइनस 0। So it is equal to 1 minus 50 C0 is 1, 1 upon 100 raised to 0 is also 1, into 99 upon 100 whole raised to 50। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब आगे चलते हैं। So it is equal to 1 minus 99 upon 100 whole raised to 50। अब ये देखो कि ये जो हमारा यहाँ 99 upon 100 है, वैसे तो ये 0.99 है, बट इट्स पावर इज सो मच हायर 50, मतलब हम लोग 99 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 50 प्लेसेस सॉरी यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेसिमल्स आने वाला है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 प्लेसेस के बाद डेसिमल यूज करना है। ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड। तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल यूज करते करते थक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं है। हाँ, चेक करने के लिए हम लोग साइंटिफिक कैलसी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको मैनुअली करना हो, मान लो जब उस जमाने में लोग कैसे करते थे जब साइंटिफिक कैलसी नहीं था, कैलकुलेटर नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट अपने पास नहीं था जिससे कि हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करते थे। तो ऐसे हमारे कुछ लिमिटेड मैथमेटिशियंस हैं जो इन सभी कैलकुलेशंस को सेकंड्स में पलक झपकते ही उनके जबान से आंसर चालू हो जाता था। और ऐसे ही एक मैथमेटिशियन है अपने इंडियन मैथमेटिशियन जो हैं रामानुजन। तो श्री रामानुजन जो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वो इस 99 अपॉन 100 टू द पावर 50 के कितने भी डेसिमल प्लेसेस को सेकंड्स में बता सकते थे। तो लेकिन अब हमारे पास जो यहाँ पर आजकल डिवाइस अवेलेबल है उसकी हेल्प से तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन किया है
कि जब हमारे पास डिवाइसेस नहीं थे तो उस जमाने में हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे और क्यों करते थे। जैसे कि यहाँ पर है 1 माइनस 99/100 होल रेज टू 50, लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 रेज टू 50 माइनस 99 रेज टू 50 एंटायर अपॉन 100 रेज टू 50, लेकिन वो आंसर भी पावर्स में इंडाइसिस में है। तो क्या करोगे इसको, तो 0.99 टू द पावर 50 के लिए हम लोग यहाँ पर बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, और यहाँ पर 0.99 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 होल रेज टू 50, और उसमें a माइनस बी होल रेज टू n के फॉर्मूले यूज करके हम लोग, मान लो कि एग्जाम में हमारे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल फाइंड किया गया, तो हम लोग 2-3 स्टेप्स एक्सपेंड करके और 1 में से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। या 0.99 0.99 0.99 को हम लोग मल्टीप्लाई करते चले, कुछ प्लेसेस तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। बायनॉमियल एक्सपेंशन हमें अप्रॉक्सीमेटली काफी हद तक 99% 99 पॉइंट तक हमें करेक्ट आंसर देगा। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो इनके कैलकुलेशंस यहाँ पर दिए गए। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है, और अगर कोई भी डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम क्या है, और हम उसको सोल्यूशन दे देंगे। स्टूडेंट का काम है प्रॉब्लम क्रिएट करना, पूछना, और सर का काम है सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हियर एग्जैक्टली वंस, अब इस क्वेश्चन पूछा गया कि विनिंग चांसेस एग्जैक्टली वंस, ओनली वन टाइम। तो P ऑफ एग्जैक्टली वंस दैट इज P ऑफ x इक्वल टू 1। P ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, NCx P रेज टू x इंटू P रेज टू n माइनस x। यूजिंग द फार्मूला वी गेट 50C1 1 अपॉन 100 होल रेज टू 1 इंटू 99 अपॉन 100 होल रेज टू 50 माइनस 1। तो ये भी कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली उसी कैलकुलेशन के जितना ही है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस नहीं है कि हम इसको 1 में से माइनस नहीं करना है, जैसे यहाँ पर ये पार्ट इतना निकल जाएगा, और x की वैल्यू जहाँ पर 0 थी वहाँ पर 1 हो गई है। तो 50C1 की वैल्यू होती है 50 इंटू 1 अपॉन 100 रेज टू 1 दैट इज 1 अपॉन 100, ये भी सबको पता है, और 99 अपॉन 100 होल रेज टू 50 माइनस 1 इज 99 अपॉन 100 होल रेज टू 49। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो 99 रेज टू 49 जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया इसका न्यूमरेटर, 100 रेज टू 49 आल्सो, बट हियर इनटू 100 इन द डिनोमिनेटर, वन मोर टर्म। तो 100 रेज टू 49 इंटू 100 बिकम्स 100 रेज टू 50, और ये 50 जो अकेला यहाँ पर रह जाता है वो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो आवर फाइनल आंसर probability of exactly once in the 50 लॉटरी टिकट्स, जो कि exactly once winning chances है, उसकी probability है 50 इंटू 99 टू द पावर 49 अपॉन 100 रेज टू 50। ये है इसका probability का चांसेस। तो इस कैलकुलेशन को भी हम लोग उसी वे से, जैसा कि हमने बताया, बायनॉमियल वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी आंसर को बायनॉमियल थ्योरम से, बायनॉमियल का जो फार्मूला है, अब वो बायनॉमियल का फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल रेज टू n, जिसको कि मैं अपने बायनॉमियल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और मैंने इसको एक्सपैंड भी किया है, बताया भी है। स्टूडेंट हमारे प्रीवियस वीडियोज में जा करके देख सकते हैं, और अगर उनको नहीं मिला तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा कि किस वीडियो में है। तो ये रहा इसका सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि एग्जैक्टली वंस, अगर कोई भी लॉटरी टिकट हम लोग 50 में से लेते हैं और एग्जैक्टली वंस, एक ही लॉटरी टिकट एग्जैक्टली वंस, एक ही बार विनिंग का चांस होना चाहिए, तो हम लोग उसमें जो प्रोबेबिलिटी पाएंगे वो होगा 50 इंटू 99 रेज टू 49 अपॉन 100 रेज टू 50। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है ये बता रहा है कि एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब जो 50 लॉटरी टिकट्स हैं उसमें कम से कम 2 बार विनिंग चांसेस तो होने चाहिए। अब सोचो कि अगर कोई 50 टाइम्स ट्राई करता है विनिंग के लिए, तो उसको कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2
अगर कम से कम 2 है तो 2 या 2 से ज़्यादा होगा ना उसका मीनिंग, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं बोला गया, ये बोला गया है कि एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब 2 या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 भी हो सकता है, 11 12 13 भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग बोलते जाएंगे तो 50 भी हो सकता है। तो इस तरह से 2 से लेकर के 50 तक कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, मतलब 49 कैलकुलेशंस फ्रॉम 2 टू 50। अब वो 49 कैलकुलेशंस न करके, जो कि हमने अभी इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया कि ये 49 कैलकुलेशंस न करके हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स, इसका कन्वर्स कर देंगे, रिवर्सली ऑर्डर में जाएंगे और 1 में से माइनस करके ले लेंगे कि वही आंसर आ जाएगा। So P of at least twice is equal to P of x is greater or equal to 2. That is 1 minus P of x is less than 2. ये वही आंसर देते हैं जो ये आंसर देगा हमें। तो x is less or equal to में हमारे पास आता है 0 एंड 1। ये दो नंबर ऐसे हैं जो बच रहे हैं कि इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। और ये ध्यान देना है कि ये 1 माइनस के बाद एक ब्रैकेट यूज किया गया, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है क्योंकि हमें ये टोटल करना है और ये टोटल करने के बाद हम लोग इसको 1 में से माइनस करेंगे। नाउ इट इज इक्वल टू 1 माइनस 50 सी 0, एक्स इक्वल टू 0 लिया तो ये फर्स्ट पार्ट का ही सोल्यूशन है और एक्स इक्वल टू 1 लिया तो ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। इन केस अगर ये तीनों पार्ट पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में और स्टूडेंट के पास टाइम बहुत ही कम है या टाइम बहुत ही ज्यादा है, तो भी फर्स्ट और सेकंड से आंसर को यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम लोग यूज कर देते हैं तो भी हमारे पास वही आंसर आने वाला है जो हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये ध्यान रखना कि सिर्फ 57 जो यहाँ x इक्वल टू 1 के लिए जो कैलकुलेशन है मीन्स ये कैलकुलेशन, और x इक्वल टू 0 के लिए जो कैलकुलेशन है जो यहाँ पर है, 1 नहीं जो यहाँ पर है, इतना ही लेना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए 50 सी 0 1 अपॉन 100 होल रेज टू 0 इंटू 99 अपॉन 100 होल रेज टू 50। ये एक्चुअल में 50 माइनस 0 है बट हियर 50 माइनस 0 इज 50 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए 50 सी 1 into 1 upon 100 whole raised to 1 into 99 upon 100 whole raised to 50 minus 1. Now it is equal to, अब आइए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 minus 1 into 99 upon 100 whole raised to 50 plus 50 into 1 upon 100 into 99 upon 100 whole raised to 49। अब हमें ये देखना है कि इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें कॉमन क्या आता है। तो देखो यहाँ पर आता है 99 अपॉन 100 होल रेज टू 50 प्लस 50 इंटू यहाँ पर सेम जो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 99 रेज टू 49 अपॉन 100 रेज टू 50। तो वी सी दैट हियर इन दीज टू टर्म्स कॉमन टर्म इज 99 रेज टू 49 अपॉन 100 रेज टू 50। देखो 100 रेज टू 50 यहाँ आएगी, 100 रेज टू 50 यहाँ पर भी है और ये 99 रेज टू 49 है और यहाँ 99 रेज टू 50, तो इसमें से हम लोग 99 रेज टू 49 कॉमन कर सकते हैं। तो 1 माइनस 99 टू द पावर 49 अपॉन 100 रेज टू 50 मल्टीप्लाइड बाई, अब जो टर्म रिमेनिंग है यहाँ पर 1 टाइम 99 प्लस यहाँ पर 50 रिमेनिंग आता है तो 99 प्लस 50। आइए इनको आसानी से ऐड भी कर लेते हैं। So this will be 1 minus 149 into 99 to the power 49 upon 100 raised to 50। ये ऐड कर लिया, हो गया 149। अब यहाँ पर ये कोई भी स्टूडेंट न सोचे कि प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं होता है, ये सच है और यहाँ भी नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 माइनस 149 ये टर्म शायद नेगेटिव हो जाए, नो। आगे के टर्म देखो 149 मल्टीप्लाइड बाई 99 रेज टू 49 अपॉन 100 रेज टू 50। तो ये जो पार्ट है हमारा, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर डेसिमल नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं और 149 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ये जो एंटायर वैल्यू आ रही है ये लेस देन 1 है। अगर किसी को कोई भी डाउट है या अपने साइंटिफिक कैलसी से इसको सॉल्व किया है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसका डेसिमल में आंसर क्या है और उसके बाद 1 में से माइनस कैसे करते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट हमें कमेंट की भरमार करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछेंगे, तो मैं इसको इमीडिएटली प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। अब हम लोग आगे चलेंगे इसी कड़ी में, दैट इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को और बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं डाइस से रिलेटेड होते हैं और कभी क्वेश्चन आते हैं
प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड हो जाते हैं, कभी लॉटरी टिकट से, कभी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आइटम से रिलेटेड होता है, और कभी क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास हमने 5 क्वाइन 10 क्वाइन को टॉस किया। देखो, टॉसिंग अ क्वाइन 10 टाइम्स और टॉसिंग 10 क्वाइन 1 टाइम एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is so interesting, so nice question. In a box of a floppy disks, it is known that 95% will work. A sample of 3 of the disks is selected at random. Find the probability that first one none, second one, third two, and fourth one all 3 of the sample will work. देखो यहाँ पर कैसा है कि इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो जो भी है बॉक्स में, सपोज कर लो कि कुछ डिस्क है, डिस्क अभी समझाने की जरूरत नहीं है, दैट इज जो हमारे पास सीडीज डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा यूज होते थे, लेकिन अब आजकल कैसा अब डिजिटल हो गया और सभी नए नए डिवाइसेस आ गए, तो अभी डिस्क का यूज कम किया जाता है, लेकिन किया जाता है। तो इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क। 95% विल वर्क मतलब मान लो अभी हम लोग कभी 100 डिस्क 200 डिस्क लाते हैं, तो उसमें से 2-3 डिफेक्टिव निकल जाती है जो वर्क नहीं करती। ऐसा कुछ ऐसे डिस्क निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, मान लो कि 95% वर्क करते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 95% वर्किंग। तो 95% वर्किंग है मतलब 100 में से 5 डिस्क ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, नॉट वर्किंग। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चंस में और देखते हैं कि अदर वैल्यूज हमारे पास क्या है जो अवेलेबल है। अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क मतलब n इक्वल टू 3 ही है, बहुत ज्यादा डिस्क नहीं है। तो अब इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन करना है कि नन, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल वर्क, 1 विल वर्क, 2 विल वर्क एंड 3 ऑफ द सैंपल्स विल वर्क। तो हम लोग अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और बताएंगे यहाँ पर कि ये इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे और कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि P ऑफ x इक्वल टू x इक्वल्स एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, और एन सी एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स इंटू पी रेज टू एक्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास P है विनिंग, दैट इज वर्किंग। हमारे पास यहाँ पर डिस्क का चांस है, डिस्क है तो हम लोग यहाँ पर P इज द वर्किंग डिस्क, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्किंग डिस्क, एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वर्किंग डिस्क। तो यहाँ पर हम लोग n इक्वल टू 3, P इक्वल टू 95% दिया तो 95/100 हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर 95/100 को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 19/20। बट P प्लस क्यू इक्वल टू 1, P प्लस क्यू इक्वल टू 1, सो Q इक्वल्स 1 माइनस 19/20, दैट इज 1/20। तो हमारे पास अब काफी वैल्यूज अवेलेबल हो गए। देखो n इक्वल टू 3, P इक्वल टू 19/20 एंड Q इक्वल टू 1/20। Now those who are interested they can write in decimals also। जैसे यहाँ पर 0.95 लिख सकते हो और यहाँ पर 0.05 लिख सकते हो। अगर कोई डेसिमल में लिखना चाहता है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट, यू आर राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखने का कोई भी तरीका यूज करें, लेकिन मेन चीज क्या होता है समझना। अगर हमने इसको समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडरस्टैंडिंग में, तो हम किसी भी वे में लिखें सब करेक्ट है, फ्रैक्शनल्स और डेसिमल्स। चलते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर बता रहा है कि नन, दैट इज P ऑफ x इक्वल टू 0, P ऑफ नन तो P ऑफ x इक्वल टू 0 और n की वैल्यू है 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला here 3c is 0 into 19/20 raised to 0 into 1/20 whole raised to 3 minus 0. Its simplest form देखो, this is 1, this is 1, तो 1 into this becomes 1/20 whole raised to 3, तो 1/20 to the power 3।
तो इस तरह से ये 1/8000 आंसर आता है। और अगर हम लोग चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रैक्शन में भी, ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब ये मल्टीपल चॉइस में रहेगा तो वहां पर अगर डेसिमल्स में आंसर दिया है तो हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली, और फ्रैक्शनल आंसर दिया है तो फ्रैक्शनल आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, इसको भी कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ पर सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 1 मतलब एग्जैक्टली 1। तो P ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए 3c1 19/20 टू द पावर 1 इंटू 1/20 रेज टू 3 - 1, क्योंकि n की वैल्यू है 3। हियर इट इज 3c1 बिकम्स 3। 3c1 को क्या बोलेंगे 3। 19/20 रेज टू 1 सेम 1/20 होल स्क्वायर है। So here 20 into 20 square in the denominator becomes 20 cube. In the numerator 3 into 19. So 3 into 19 upon 20 cube or 57 upon 20 cube या 57 upon 8000, ये भी आंसर है। तो कोई भी आंसर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल आर करेक्ट। तो ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो पार्ट तो बड़े आराम से इजीली सॉल्व कर लिए। अब जो है चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन 2 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2। तो यहां पर हम लोग 2 के लिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो P ऑफ x इक्वल टू 2 दैट इज 3c2 19/20 होल स्क्वायर इंटू 1/20 होल रेज टू 3 - 2। तो 3c2 becomes 3, 19/20 होल स्क्वायर एज इट इज 1/20 होल रेज टू 3 - 2 इंटू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/20। अब यहाँ आता है 19 स्क्वायर और यहाँ पर 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर इंटू 20 इन द डिनोमिनेटर बिकम्स 20 क्यूब। तो न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू 19 स्क्वायर अपॉन 20 क्यूब। तो यहाँ पर कोई भी नंबर एक्सपांड करने के बाद भी सिंप्लीफाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम लोग इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ इसको भी सॉल्व करना चाहें तो ये 19 स्क्वायर 361 इंटू 3 करके अपॉन 8000 कर देते हैं, और जो भी आएगा दैट वन बिकम्स इन डेसिमल्स। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स इजिली सॉल्व। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर, जो कि दिया गया है कि x इक्वल टू 3 डिस्क विल वर्क। तो यहाँ पर 3 डिस्क है, तो इसमें से इनके चांसेस क्या है, क्योंकि देखो 95% विल वर्क, इतना ही दिया गया है कि भाई वो एक ही डिस्क है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन वो 95% ही वर्क करेगी। तो P ऑफ x इक्वल टू 3c3 19/20 रेज टू 3 इंटू 1/20 रेज टू 3 - 3। 3c3 is 1, 1/20 होल रेज टू 0 दैट इज 1। तो 19/20 होल क्यूब बिकम्स 19/20 होल क्यूब एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 1 इंटू 1 है तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। सो आंसर बिकम्स 19/20 होल क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि नन के लिए P ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए 1/20 क्यूब, और P ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए 57/20 क्यूब, और P ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास जो आंसर आया हुआ है दैट वन इज 3 इंटू 19 स्क्वायर अपॉन 20 क्यूब, और फोर्थ वन के लिए जो आंसर आया 19/20 होल क्यूब। देयर आर 4 सब क्वेश्चंस इजिली कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। Find the probability of throwing at most 2 6s in 6 throws of a single die. एक ही डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया गया, ये समझ लेना जरूरी है। और 2 6s मतलब जिसमें 6 आता है, दोनों ही 2 बार कम से कम 6 आए, तो वहां पर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हम कंफर्म, जैसे स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर n क्या है, बाकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, कैसे फाइंड करें, पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालें, x कौन है, n क्या कौन है, कैसे निकालना है, कैसे समझना है क्वेश्चन को, क्या करना है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सॉल्व करके आ सकते हो।
तो आइए देखते हैं फार्मूला सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो P ऑफ x इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। हियर 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई दैट इज एन इक्वल टू 6 और 2 6s, मतलब 6 एक ही नंबर होता है और वो कितने टाइम्स थ्रो किया गया है? 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 डाई है 6 फेसेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। तो P इक्वल टू 1/6। जैसे हम लोग जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी या प्रीवियस स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे तो वहां पर हम लोग सैंपल स्पेस लिखते थे। क्या लिखते थे? throwing a die, then S equal to S for sample space in the curly bracket 1 2 3 4 5 6 bracket closed, but take the comma in between the numbers. तो n of x equal to 6, मतलब number of sample space equal to 6। तो उस तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 वन टाइम है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ p इज 1/6। Since p plus q always 1, तो q equal to 1 minus p, that is 1 minus 1/6 becomes 5/6. तो n equal to 6, p equal to 1/6 and q equal to 5/6। अब जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जिसके बारे में क्वेश्चन किया गया है, दैट वन इज p ऑफ एट मोस्ट 2 6s। ये बोला गया एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 6s आने चाहिए। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक भी 6 न आए। जैसे मान लो कि भी बोला गया कि भाई मैक्सिमम 5 स्टूडेंट पिकनिक पर चल सकते हैं, मैक्सिमम। ऐसा नहीं बोला कि एटलीस्ट कम से कम 5 चलना है, ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 या एक भी ना जाए। मान लो अभी हमने लॉटरी टिकट का क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई ऐसा बोलता है ज्यादा से ज्यादा 5 विनिंग चांसेस हो सकते हैं, भाई एक भी नहीं हो सकता, ये भी तो है, चांसेस 0 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो वैसे यहां भी है कि एट मोस्ट 2 6s इट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2, मतलब हम 2 से आगे नहीं ले सकते इसमें। तो क्या ले सकते हैं? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब नो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 1 टाइम एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स, मतलब 0 6s 1 6 एंड 2 6s। तो ये यहाँ पर आ सकते हैं। तो these are the values of x, means x equal to 0 for the first, x equal to 1 for the second and x equal to 2 for the third. For x, p of x equal to 0, 6c is 0, 1/6 raised to 0 into 5/6 raised to 6 minus 0। ये रहे वैल्यूज एन सी एक्स, यहाँ पर p और ये है q। प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए 6c1 इंटू 1/6 रेज टू 1 इंटू 5/6 रेज टू 6 माइनस 1, प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए 6c2 इंटू 1/6 होल स्क्वायर इंटू 5/6 होल रेज टू 6 माइनस 2। तो इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, ये दोनों के वैल्यूज हो गए, इंटू 5/6 होल रेज टू 6 प्लस 6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 होल रेज टू 5 प्लस 6c2 का जो वैल्यू होता है 6 इंटू 5/2 इंटू 1, शॉर्टकट एक्सपेंशन कर लेना है और ये हो जाएगा 15। तो 1/6 होल स्क्वायर एज इट इज इंटू 5/6 होल रेज टू 4। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो 5/6 होल रेज टू 6 और यहाँ पर जो नंबर आ रही है ये है 5/6 होल रेज टू 5 और ये 6 कट भी होगा लेकिन हम लोग कट नहीं करेंगे इसको। 15 इंटू 1/6 होल स्क्वायर इंटू 5/4 होल रेज टू 4। तो देखो 6 रेज टू 4 है और एक 5 रेज टू 4 है। अगर हम लोग यहाँ से 5 एक ले लें, जैसे 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, वो 5 को यहाँ मिला दें तो 5 रेज टू 5 हो जाएगा और एक 6 को यहाँ से यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा 6 रेज टू 5। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 5/6 इज कॉमन इन ऑल द 3 टर्म्स। देखो 5/6 होल रेज टू 5, 5/6 होल रेज टू 5 कॉमन यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि एक 5 और एक 6 यहाँ से हमने इसको दे दिया, ये भी हो गया 5/6 होल रेज टू 5। रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 3/6 हियर, एक 3 यहाँ से और 1/6 यहाँ से रह जाएगा। तो 5/6 होल रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 वन टाइम फ्रॉम हियर and here it is 6 into 1/6 that is 6/6 plus 3/6 from this term। क्योंकि यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 5 + 6 + 3 दैट इज 14/6 ऐड कर लिया। तो 5/6 होल रेज टू 5 एज इट इज। तो 5/6 होल रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 14/6 और इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ नंबर्स को, ये हो गया 7/3।
So it is equal to 7/3 multiplied by 5/6 whole raised to 5. So this is the final answer for question number 10. In case if you are interested for the decimal answer, so you should expand and find its decimal answers. एक्सपैंड करके डिवाइड कर लोगे तो इसके डेसिमल में जो भी आंसर्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो बायनोमियल चैप्टर है अपना, बायनोमियल चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं, सो इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिस करोगे और बहुत ही इम्प्रूवमेंट करोगे इसके लिए, क्योंकि ये लॉजिकल तो है ही। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस वेरी केयरफुली ईच क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर बायनोमियल या बायनोमियल ट्रायल्स का आता है तो हम लोग वहां पर इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली और कम से कम ट्वाइस या थ्राइस रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ n डिसाइड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, और उसके बाद p देन q, और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है x, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे तो आसानी से इनके सभी जवाब करेक्ट निकाल सकते हो। तो अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, और अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग अभी और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करके लेंगे, और यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं दे आर सो इम्पॉर्टेंट, तो उस सभी क्वेश्चन को किसी को मिस नहीं करना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं या अदर चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।